अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ ज़ेब। शब को मैं खूब सी पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मैं ख्वारों और रिंदों का जिक्र लेकर बैठ गई हूँ। तो जनाब, ये शेर मैंने नहीं बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक हालिया तकरीब में पढ़ा है। जी हाँ, अब आप सोचें कि कहाँ मौलाना और कहाँ मैं की बात, और फिर ये कि मौलाना ने ये किसके बारे में कहा है। तो इसका एक दिलचस्प अहवाल है जो मैं इसी व्लॉग में आगे चलकर आपको बताऊंगी। लेकिन इब्तिदा इस शेर से इसलिए की है क्योंकि मेरे सामने ये जो ख़बरें हैं ना, वो इसी शेर की तशरीह लगती हैं। यानी कि हमारे हुक्मरान तबके की हरकतें नहीं बदलती, चाहे ये कितनी ही तौबा क्यों ना कर लें। वो कहते हैं ना कि छुट्टी नहीं ये काफिर मुंह को लगी हुई। तो जनाब, अब एक ऐसी ही खबर सामने आई है। हुआ ये है कि वाशिंगटन में 2025 के दौरान अमरीकी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट फारा के तहत जमा कराया गया एक डॉक्यूमेंट सामने आया है। चूँकि अमरीका में हुकूमती पॉलिसियों पर असरअंदाज होने के लिए लॉबिंग को कानूनी हैसियत वहाँ हासिल है, जिसका फ़ायदा फिर कोई भी गैर मुल्की हुकूमत उठा सकती है, चाहे वो तिजारत में रिलीफ लेना हो या किसी अमरीकी पॉलिसी को अपने मफाद में करना हो। कोई भी मुल्क लॉबिंग फर्म्स की खिदमात वहाँ हासिल कर सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए हर लॉबिंग फर्म पर यह लाजिम होता है कि वो किसी भी ऐसी गैर मुल्की खिदमात की तफसीलात फारा के पास जमा कराए जिसे फिर अवामी रिकॉर्ड के लिए पब्लिक किया जाता है। तो अब 2025 में ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट की तफसीलात सामने आई हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीकी हुकाम से दरख्वास्त की है कि वो इस्लामाबाद के साथ ताउन करें ताकि अफगानिस्तान में बाकी रह जाने वाले हथियारों को वापस हासिल किया जा सके या उन्हें नाकारा बनाया जा सके। अच्छा, अब ये डॉक्यूमेंट तो सामने आया है, लेकिन आपको याद होगा कि गुलिस्तान का ये मामला पाकिस्तान के पॉलिसी साजों के लिए कितना अहम है। तो इसका अंदाज़ा ये अभी 2 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के एक बयान के बाद उठने वाले तूफ़ान से हो जाता है। और बयान सामने आते ही फिर आपने देखा कि वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी मैदान में आए और सोहेल आफरीदी को दहशतगर्दों के साथ अफगानिस्तान में ही फेंकने की धमकी दे डाली। खैर, रिंद के रिंद रहे और जन्नत भी ना गई। इसकी एक और मिसाल जो है वो गुज़िश्ता रोज़ सामने आई है, जब टीवी चैनल्स पर एक खबर नशर की गई कि इमरान खान की बुशरा बीबी से आधे घंटे तक मुलाकात करवाई गई। अब अदालती हुक्म के मुताबिक मंगल का दिन जो है वो फैमिली से मुलाकात का दिन होता है। तो जेल हुकाम ने इसका हल ये निकाला कि बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात करा दी ताकि किसी न किसी दायरे से अदालती हुक्म पर भी अमल दरामद हो जाए और फिर ये खबर भी बाहर ना आए। लेकिन क्या ख्याल है कि ऐसी चालाकियों और हरबों से लोगों को यहाँ बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अब गुज़िश्ता रोज़ भी अडियाला जेल के बाहर फिर वही मनाजिर रिपोर्ट हुए हैं जो कि हर मंगल के रोज़ देखने को हमें मिलते हैं कि कई घंटे का धरना और फिर रात गए पुलिस का लाठीचार्ज। तो गुज़िश्ता रोज़ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन बताया ये जाता है कि इस बार हुकूमत ने पहले से ज़्यादा सख्त इंतजामात किए हुए थे। अब जाहिर है कि कराची में फिर शानदार मोबिलाइजेशन के बाद हुकूमत खौफ में मुब्तला तो हो गई कि कोई बड़ा मजमाना इकट्ठा हो जाए, लिहाजा फिर ऐसा फुल प्रूफ इंतज़ाम किया गया कि काफिलों को जेल से कोई 7-8 किलोमीटर दूर ही रोक लिया गया। पैदल आने वालों को भी वो कच्चे पक्के रास्तों से होकर धरने वाली जगह पे पहुंचना पड़ा। अच्छा, मैं देख रही थी कि पंजाब से दर्जनों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला भी आया और जिसकी क़यादत पंजाब के अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी कर रहे थे और इस काफ़िले को कई घंटे तक चक्री में रोके रखा, जबकि अडियाला को जाने वाले जो दीगर रास्ते हैं उनको भी बंद किया गया। तो नतीजा ये है कि 10,000 का टारगेट जो था वो तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन हाँ, पहले से ज़्यादा क्राउड ज़रूर जमा हो गया, जिसमें बड़ी तादाद बच्चों और औरतों की थी। मैं एक नाबीना खातून को भी देख रही थी जो अपने माजूर बच्चे को लेकर वहाँ पर पहुँची थी। अच्छा, फिर एक खातून अपने 4 घंटे की नौज़ायदा बच्ची को लेकर वहाँ पहुँच गई। तो जनाब, ये तमाम मुजाहरे तो फिर यही साबित करते हैं ना कि आप लोगों को अपने लीडर से दूर नहीं कर सकते, चाहे कितनी ही सख्ती क्यों ना कर लें। जबर से आप ज़रूर एक ख़ास वक्त तक तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर जब मौका मिलता है ना तो हुजूम वो फिर किसी के काबू में नहीं रहता, जिसका फिर नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होता है। लिहाजा ऐसा मौका आने से पहले ही अगर होश के नाखून ले लिए जाएँ तो क्या इसमें सबका भला नहीं है। अच्छा, अब ये देसी टोटकों से ना तो किसी की मकबूलियत को ख़त्म किया जा सकता है और ना ही कबूलियत दिलवाई जा सकती है। और ऐसी ही एक तस्वीर गुज़िश्ता रोज़ मेरी नज़रों से गुजरी, जिसमें अल्लामा ताहिर अशरफी की क़यादत में उलमा का एक ग्रुप जो था ना वो DGISPR के साथ खड़ा था और उस मुलाकात का फिर एक एलामिया भी जारी हुआ,
जिसमें कहा गया कि उलमा की कौमी अमन कमेटी ने कौमी बयानिए के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी है। उलमा ने मिंबर और महराब से समाजी हम आहंगी और आइनी बराबरी का पैगाम मुल्कगीर सतह पर फैलाने का ऐलान किया है, जबकि फिर DGISPR ने यह कहा कि दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चाई पर मबनी बयानिया फैसला कुन हथियार है। अब वैसे उसूल की बुनियाद पर देखा जाए तो इससे अच्छी भला और क्या बात हो सकती है, लेकिन अमली तौर पर जो कुछ हमारे सामने है, क्या उसका अवामी शऊर पर कोई मस्बत असर होगा? यकीनन नहीं होगा। तो फिर मनफी असर क्या पड़ेगा, तो ये समझने की ज़रूरत है। अच्छा, इस हवाले से फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर का एक लतीफ़ा वो चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हुआ यूँ कि अयूब खान ने एजेंसियों से अपनी अवामी मकबूलियत और कबूलियत की रिपोर्ट मांगी, जो 100% ज़ाहिर है कि मस्बत दिखाकर पेश की गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि आजकल अल्लामा ताहिर अशरफी उलमा के हवाले से रिपोर्ट्स पेश करते हैं। लेकिन खैर, उस रिपोर्ट को अयूब खान ने जाली करार देकर मुस्तरद कर दिया। चुनाचे एक आला सतही इजलास हुआ जिसमें यह फैसला हुआ कि सदर अयूब खुद किसी सिनेमा हॉल में अवाम के दरमियान बैठकर अपने मुतालिक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखेंगे और अवामी रद्द अमल का वो खुद जायज़ा लेंगे। फिर हुआ यूं कि तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक सदर अयूब वो भेस बदल कर सिनेमा हॉल पहुंच गए और उनके बारे में फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलना शुरू हुई, जिस पे सारा सिनेमा हॉल भाई वो तालियों से गूंज उठा। अब अयूब खान खुद ताली नहीं बजा रहे थे, मगर वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहे थे। इसी दौरान साथ बैठे आदमी ने सदर अयूब खान को एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और बोला, ताली बजाओ वरना पुलिस गिरफ्तार करके थाने में बंद कर देगी। तो जनाब, अगर ऐसी ही कबूलियत और मकबूलियत हासिल करनी है तो इससे पहले भी लोगों ने कोशिश करके तो देख ली है, लेकिन फ़ायदा किसी को नहीं हुआ ना, क्योंकि जब तक ताकत बरकरार रहती है काम चलता रहता है, और जब थोड़ी सी भी कमज़ोरी सामने आती है ना तो फिर अवामी ताकत वो सब कुछ बहा कर ले जाती है। अब जहां अल्लामा ताहिर अशरफी ने सब ओके की रिपोर्ट पेश की है, वहां पे मौलाना फजलुर रहमान ने तो हकीकत ही बयान कर दी है, जिसका तस्करा मैंने इस व्लॉग के शुरू में किया था कि रिंद के रिंद रहे जन्नत भी गई। तो इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर में एक डिजिटल मीडिया कन्वेंशन से खिताब किया, जहां मौलाना का कहना ये था कि ये जो कुछ भी आलमी सतह पर हो रहा है इसी के नकूश हमारे मुल्क में भी नज़र आते हैं। ताकतवर जो चाहता है वो कर गुजरता है, जमहूरियत ख़त्म और इलेक्शन एक ढोंग बन गया है जिसका रिजल्ट एक दफ्तर में बैठकर तैयार होता है, जबकि जंग नज़रियात की नहीं इख्तियारात की है, जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट अपनी अथॉरिटी और गिरफ्त मजबूत कर रही है, जबकि पार्लियामेंट बराए नाम ही रह गई है, जिसके फैसले रावलपिंडी और कानून इस्लामाबाद में पास होता है, चूँकि मौजूदा रजीम के पास जबरी अक्सरियत है। वैसे क्या ही अच्छा होता ना कि अगर मौलाना साथ ये भी एतराफ़ कर लेते कि वो 26वीं तरमीम में साथ ना देते अगर, तो कम से कम आइन में ये छेड़छाड़ के लिए ये जबरी अक्सरियत तो हासिल ना हो सकती थी। लेकिन खैर, फिर मौलाना ने खुल कर ये कहा कि पूरे खित्ते की मईशत तरक्की कर रही है और हमारे यहाँ डूब रही है, क्योंकि हमारे हुक्मरान डमी हैं और सिर्फ गालियाँ खाने के लिए ही बिठाए गए हैं, जबकि असल काम वो कोई और कर रहा है, मराद कोई और हासिल कर रहा है, जिन्होंने ज़िंदगी भर के लिए इस्तिस्ना हासिल कर लिया है, हालांकि किसी नबी ने भी अपने लिए कोई ऐसी सहूलत नहीं ली है। इसके बाद फिर मौलाना ने अपने साबिक इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी को निशाना बना लिया। कहा कि जो शख्स आज तक करप्शन के मुकदमात में जेलों में रहा, मुकदमात भुगतता रहा, आज वो सादिक और अमीन बन गया है। हालांकि जो आदमी सारी ज़िंदगी जुर्म करता रहा उसका नाम थाने में लिखा जाता है, बस्ता बे में लिखा जाता है, ताकि वो निगरानी में रहे, लेकिन वो भी इस्तिस्ना एंजॉय कर रहा है। खुदा के लिए मुल्क पर रहम करो। यहाँ सोच सिर्फ ये है कि हमारी गिरफ्त मजबूत हो, हमारी मराद को ज़िंदगी भर का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और हम कानून से बालातर करार दिए जाएं। ये कौन सी सियासत है? तो अब ये कौन सी सियासत है, इस बात का इदराक तो वैसे अवाम को ये 2024 के इलेक्शन में ही हो गया था। अब वैसे अगर मौलाना साहब को इस बात का एहसास हो ही गया है तो वो मुत्तहदा अपोजिशन का हिस्सा क्यों नहीं बनते, जिसके खिलाफ वो अब बात करने पर मजबूर हैं। अच्छा, शायद इसी डर की वजह से अब महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं अयाज सादिक, उन्होंने बड़ी फुर्तियाँ दिखानी शुरू कर दी हैं। हो सकता है कि जिस तरह मौलाना ने ये कहा है कि अगर रावलपिंडी से मंजूरी हो गई तो फिर कुछ दिनों में उसका फैसला भी हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर हुकूमत इस हवाले से होने वाली ताख़ीर का फिर वो क्या जवाब देगी? जाहिर है जवाब तो एक ही है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस।
اب یہی بات ایران کے مسئلے پر صدر ٹرمپ بھی کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ اسپیشل پر جاری پیغام میں یہ کہا ہے کہ ایران کے محب وطن لوگ احتجاج جاری رکھیں، اپنے اداروں پر قبضہ کر لیں، قاتلوں اور ظلم کرنے والوں کے نام یاد رکھیں، ان سب کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ اور پھر آخر میں انہوں نے مظاہرین کو یہ پیغام دیا کہ فکر نہ کریں، امریکی مدد پہنچ رہی ہے۔ اچھا، اس پیغام کے بعد پھر امریکی صدر نے میڈیا سے بھی بات کی ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ مظاہرین کو پھانسی دینے کی صورت میں بہت سخت کارروائی کریں گے۔ تو اب اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ وہ ایران پر حملہ کرنے کا بھرپور ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ گزشتہ 2 ہفتوں سے کوئی 7 بار فوجی کارروائی کی دھمکی دے چکے ہیں، اور یہی بات اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر نے کی ہے کہ امریکی فوجی مداخلت کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں، جبکہ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کو اصل قاتل قرار دے دیا ہے۔ دوسری طرف ایران پر حملے کے لیے پینٹاگون نے بھی صدر ٹرمپ کو ایک بریفنگ دی ہے، جس میں ایران کے خلاف فضائی طاقت اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کرنے کا آپشن دے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پینٹاگون کے منصوبہ سازوں نے صدر ٹرمپ کے سامنے سائبر آپریشن اور سائیکولوجیکل وار کے آپشنز بھی رکھے ہیں، جن کا مقصد ایرانی کمانڈ کے اسٹرکچر، مواصلات اور سرکاری میڈیا کو متاثر کرنا ہے۔ اس کے لیے کچھ اہم شخصیات اور عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے امریکی جنگی جہازوں نے قطر میں موجود العدید ایئر بیس پر اپنی سرگرمیاں وہ بھی بڑھا دی ہیں۔ لیکن دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ کی اکثریت وہ لگتا ہے کہ فوری طور پر کسی فوجی کارروائی کے حق میں دکھائی نہیں دیتی ہے، کیونکہ فی الحال صدر ٹرمپ نے اب یہ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کر دیا ہے، جس کا مقصد ایران کو اس وقت آئسولیٹ کر کے رجیم چینج پر راضی کرنا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تجارتی پابندیوں کے بعد ایران کی معیشت پر ظاہر ہے کہ مزید دباؤ آئے گا نا۔ اب جو موجودہ مظاہرے ہیں یہ بھی تو معاشی بحران کی وجہ سے ہی شروع ہوئے ہیں نا، لیکن صدر ٹرمپ چونکہ انپریڈکٹیبل ہیں، اس لیے فوجی کارروائی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن ایران سے جوہری مذاکرات طے تھے، اسی دن امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تھا۔ اچھا، پھر دوسری طرف پھر ایران پر ممکنہ حملے کے لیے اس وقت فضا بھی ہموار کی جا رہی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 2400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے ایلون مسک کو کہا ہے کہ اسٹار لنک کے ذریعے ایران میں انٹرنیٹ فراہم کریں۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے امریکہ کا مقصد کوئی ایرانی عوام کی خدمت کرنا تو نہیں ہے نا، بلکہ امریکہ کا واحد مقصد وہ رجیم چینج ہے، جس کے لیے امریکی ماہرین کہتے ہیں کہ ماضی کے مقابلے میں 3 چیزیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اب وہ کیا ہیں؟ تو ایک یہ کہ حالیہ جنگ کے بعد ایران کی فوجی قوت کمزور ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ ایران کے سپریم لیڈر وہ 86 سال کے ہو چکے ہیں، جن کی جانشینی کا مسئلہ گھمبیر ہو گیا ہے، اور تیسرا صدر ٹرمپ کی موجودگی میں فوجی کارروائی کی دھمکی صرف اور صرف دھمکی نہیں ہے بلکہ ریئل تھریٹ ہے۔ اچھا، رجیم چینج کے حوالے سے اب ایک اہم ملاقات کا انکشاف بھی ہوا ہے، اور یہ ملاقات امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف اور سابق شاہ ایران کے جلا وطن بیٹے رضا پہلوی کے درمیان ہوئی ہے۔ اب خبر رساں اداروں کے مطابق ایران میں پرتشدد مظاہروں کے بعد ایرانی حکومت مخالف شخصیت اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان یہ پہلی اعلیٰ سطحی ملاقات تھی۔ اچھا، یہ رضا پہلوی یہ وہی ہیں جن کی جانب سے مظاہروں میں شدت لانے کے لیے ایرانی عوام سے اپیل کی گئی تھی، لیکن دوسری طرف ایران کی حکومت نے انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب مظاہروں کا سلسلہ تھم گیا ہے۔ اس حوالے سے حکومت کے حق میں بھی بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، جن سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ایرانی حکومت کو ہٹانا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی کوشش کی گئی تو خدا نخواستہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اب کیا خطے میں ایک اور ملک کو انتشار کا شکار کر کے کیا خیال ہے کہ دنیا کا بھلا ہوگا؟ تو یہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ عراق اور لیبیا سمیت جہاں کہیں بھی رجیم چینج کی کوششیں کی گئی ہیں، وہاں حالات وہ پھر پہلے سے زیادہ بدتر، پہلے سے زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں اسرائیل کا فائدہ ہے، جو اپنے ارد گرد کسی مضبوط اسلامی ملک کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پھر اس حوالے سے مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ اب اللہ کرے کہ مسلمان ممالک کو بھی ہوش آ جائے اور وہ اپنے باہمی جھگڑوں سے نکل کر بڑی تصویر پر نظر رکھیں، چونکہ آج اگر کسی ایک کی باری ہے نا تو کل دوسرے کی باری تو پھر لازمی آنی ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے
اللہ حافظ.